जय हिंद। मेरे प्रिय छात्रों में छात्राएं, गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कुछ वीडियो देखे हुए थे, हिस्ट्री का टॉपिक का चल रहा था। हाँ, इसमें अप्रोक्स 2-3 टॉपिक तो हो चुका था। तो कुछ बच्चा का कमेंट था कि सर थोड़ा पॉलिटिकल साइंस का भी देख लीजिए। तो आज हम आपका पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको काफी दमदार क्वेश्चन है। ये हम जब उसको कर रहे थे तो लगा क्वेश्चन में दम है। आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, इसको आप बार बार देखते रहिएगा और 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन पर इसको देखते रहिएगा। हाँ, मेरी तरफ से तो कोशिश रहेगा कि पूर्ण रूप से समझा देने का। और आपको जहाँ प्रॉब्लम होगा आप कमेंट में हमको पूछ सकते हैं और मेरा नंबर होगा, आपका ज़्यादा जानकारी होगा तो आप मेरा नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर का कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। ये आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है। ये बोल रहा है कि भारत का कौन सा राष्ट्रपति था, उसको मिसाइल मैन कहा जाता है। ठीक है, तो आपको पता होगा मिसाइल मैन कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। किसको कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को। इसको मिसाइल मैन इसलिए कहा जाता है कि ये मिसाइल, बहुत सारा मिसाइल बनाए हुए थे। ठीक है ना, जैसे आप सुने होइएगा अग्नि, आकाश, पृथ्वी, हाँ, नाग, ये सब वो मिसाइल बनाए हुए थे। और यहाँ से भारत का मिसाइल की दुनिया में ना एक ये समझिए कि सुनहरा अवसर। ये वो हम उनके बारे में, अब्दुल कलाम जी के बारे में जितना कर सकते उतना उसके लिए कम है। ये एक सुनने कि भारत के उस समय के लिए एक क्या बोल सकते हैं, एक बहुत अच्छा, मतलब उसको हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं, इतना अच्छा वो राष्ट्रपति। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम को हम मिसाइल मैन के नाम से हम जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यकता नहीं है? हमको राष्ट्रपति के चुनाव लड़ना है। क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या आवश्यकता नहीं है, मतलब हमको राष्ट्रपति बनना है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है। इसके लिए हमको क्या क्या पहले आवश्यकता है यह देखते हैं। आवश्यकता नहीं होगा तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। इसका चर्चा हमको अनुच्छेद 58 में ये दिया गया है कि राष्ट्रपति के लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन वो जन्म से कोई जरूरत नहीं है। यदि उसका जन्म कहीं और भी हुआ है और वो भारत का उसका नागरिकता मिल चुका है तो उसको इसके लिए राष्ट्रपति के लिए वो लड़ सकता है। उसका उम्र कम से कम 35 साल चाहिए, वो भी है कम से कम। राष्ट्रपति चुनाव के लिए कितना उम्र चाहिए? 35 साल चाहिए। मैक्सिमम का कोई आपका इसका नहीं, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम कम से कम 35 साल चाहिए। कम से कम स्नातक डिग्री होना चाहिए। ये कोई कहा नहीं है, जो मेरे संविधान में अनुच्छेद 58 में इसका कोई चर्चा नहीं है, एजुकेशन का नहीं कहा गया है। तो कम से कम कितना चाहिए? डिग्री। डिग्री का तो कोई चर्चा नहीं है, न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए, भारत के नागरिक होना चाहिए। और उसका और फंडा सब है, यह आपको हम क्लास में बताए हुए हैं। या उसको जब हम सब्जेक्टिव करेंगे ना तो हम बता देंगे कि राष्ट्रपति पद के लिए आपको क्या क्या योग्यता चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन ये है कि दल विहीन लोकतंत्र पक्षधर कौन थे? क्या है? दल विहीन लोकतंत्र। दल विहीन लोकतंत्र पक्षधर थे जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये बोला है कि ये एक रीजनिंग तौर पर, ये क्वेश्चन आप पॉलिटिकल साइंस के ले लीजिए या रीजनिंग के ले लीजिए, ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर रीजनिंग में पूछा जाता है। और आप आज का क्वेश्चन है ना, मल्टी एग्जाम को देखते हुए क्वेश्चन को दिया जाता है। तो क्वेश्चन क्या है
ये दूसरों से असंगत होने का मतलब इसमें तीन एक है, एक अलग है का। तो देखिए, एक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधा कृष्ण, डॉक्टर जाकिर हुसैन, एक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये तीनों था भारत का राष्ट्रपति। कौन था? राष्ट्रपति मतलब पूर्व राष्ट्रपति, ठीक है। ये था भारत का पूर्व प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री आप ही बताइए इसमें असंगत आपको कौन लग रहा है? तीन है राष्ट्रपति, एक है प्रधानमंत्री, आपको असंगत ये लग रहा है कि इसका आंसर नंबर डी होगा। आंसर नंबर कौन होगा? इसका आंसर नंबर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है? यह आपको हम बताए हुए थे पॉलिटिकल साइंस का, जब हम पहला ही क्लास करते हैं ना, मेरा पहला ही क्लास का पहला ही लेक्चर होता है कि राज्य किसे कहते हैं, राज्य के लिए क्या आवश्यकता होता है। ये आपको हम बताए हुए थे कि मॉन्टेविडियो कन्वेंशन हुआ था, कितना हुआ था? 1933 में हुआ था। मॉन्टेविडियो कन्वेंशन और 1933 में हुआ था। इसमें राज्य के लिए चार तत्व बताए हुए थे। हम राज्य बनाने के लिए 4 पॉइंट होना चाहिए। 4 पॉइंट क्या होना चाहिए? जिसके पास जनसंख्या हो, जनसंख्या, और क्या बताए हुए थे? जिसके पास जनसंख्या और भूमि, जिसके पास भूमि हो, भूमि हो। जनसंख्या बताए थे, भूमि बताए थे, और क्या बताए थे? सरकार, जिसके पास सरकार हो, जो संप्रभु हो, खुद में स्वतंत्र हो, जो क्या हो? जो संप्रभु हो। ये चार तत्व जिसके पास में रहेगा वो राज कहलाएंगे। अब इसमें हम देख सकते हैं क्या बोलते हैं? राज के लिए आवश्यकता तत्व, तो इसका तो कोई चर्चा है नहीं। है कोई चर्चा? देखिए नहीं है इसमें, चारों पॉइंट में से इसका भी कोई चर्चा नहीं है, इसका भी कोई चर्चा नहीं है। ये संप्रभु या संप्रभुता एक ही होता है। ये आपको सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। राज के लिए तत्व की आवश्यकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है तृणमूल कांग्रेस पार्टी के संस्थापक कौन है? तो देखिए, ये आपको 2025 में पूछा था, मतलब अगला साल पूछा हुआ क्वेश्चन था। क्वेश्चन कितना घूमता है? हम है बिहार में, लेकिन पूछ दिया है पश्चिम बंगाल का। तृणमूल कांग्रेस कहाँ का पार्टी? पश्चिम बंगाल का ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी का। पूछना चाहिए बिहार के कोई राजनीतिक दल का, पूछ देना चाहिए, वो सही रहता। लेकिन क्या पूछा है? पश्चिम बंगाल का पूछ दिया है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी का कौन होगा संस्थापक? ममता बनर्जी, जो वर्तमान वहां का सीएम भी है। उसको दीदी नाम से संबोधित किया जाता है, ममता बनर्जी को। वही बोला था एक 2024 के चुनाव में बोला था कि खेला हो वो, इसी का सेंटेंस है खेला हो वो, जो बहुत फेमस हुआ था। चलिए क्वेश्चन है नेक्स्ट। एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत संबंधित है। एक व्यक्ति एक वोट, मतलब एक व्यक्ति एक वोट देंगे, एक से अधिक वोट नहीं देंगे। यह किससे संबंधित है? ये देखिए, ये राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता तो नहीं होगा, आर्थिक समानता इसमें तो वोट से तो कोई भी ना, कानूनी नहीं होगा, राजनीतिक समानता होगा। ठीक है, एक व्यक्ति एक वोट देंगे, वो कहां से होगा? राजनीतिक समानता से। तो मेरा वोट का चल रहा है इस बार बिहार में, इलेक्शन भी है, इलेक्शन से वहां से क्वेश्चन पूछने का संभावना ज्यादा रहता है। तो थोड़ा उस पर हम देख लेते हैं 2 सेकंड करके इलेक्शन के बारे में। तो पहले वोट देने का न्यूनतम आयु कितना था? पहले था 21 वर्ष, ठीक है ना। 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया, 18 वर्ष कर दिया, ठीक है। 18 वर्ष कर दिया। तो कब किया था? वो किया था 61वां संविधान संशोधन। 1988 को, ठीक है ना। 1988 को उस समय सरकार में थे, प्रधानमंत्री थे कौन थे? राजीव गांधी थे। प्रधानमंत्री कौन थे?
राजीव गांधी ये युवा थे, राजीव गांधी, इसलिए उसको वोट लेना था, उम्र को और घटा दिया कि ज्यादा से ज्यादा युवा हमसे कनेक्ट हो सके और ज्यादा से ज्यादा वोट हमको दिया जाए। ये आपको 18 से 21 वर्ष कर दिया था कब, राजीव गांधी के इसमें। तो आपके हो गया, इसका आंसर हो गया आंसर नंबर ए, एक वोट एक सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यह है कि राज्य के संवैधानिक अध्यक्षता कौन होता है। राज्य का जो संविधान होता है ना, संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। देखिए जो केंद्र सरकार होता है ना, केंद्र का संवैधानिक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति राज्य में राज्यपाल को बैठाता है, इसीलिए कि वहां के जो मुख्यमंत्री है ना, वो जो संविधान है उसका पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो संवैधानिक अध्यक्ष कौन होगा, होगा राज्यपाल। यह हमारे अनुच्छेद 153 में ये कहा गया है कि राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष कौन होगा, राज्यपाल होगा। इसका आंसर नंबर बी। चलिए क्या क्वेश्चन है, अंदर क्वेश्चन, भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है। वो आपको तो पता है, भारत में देखिए इलेक्शन का समय है तो बहुत सारा नेता आएगा वोट मांगने के लिए। आप मेरे पार्टी को वोट दीजिए, तो आप मेरे पार्टी को वोट दीजिए, वो बहुत तरह के अपना अपना बात करेंगे। तो एक पार्टी तो है नहीं, बहुत पार्टी है, बहुत पार्टी, तो उसको हम बहुदलीय व्यवस्था कहेंगे। ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एक ही पार्टी रहता तो हम एक दलीय कहते, लेकिन भारत में देखिए कितना है का, अब नॉर्मली देखते हैं बड़ा बड़ा तो बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, अभी फिलहाल में आया है प्रशांत किशोर जी का। तो ऐसे ऐसे बहुत पार्टी है, तो हम वहां बहुदलीय व्यवस्था बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। इसका अर्थ क्या होता है अध्यात्मक शासन। इसमें एक इसका अर्थ यह होता है कि एक माइंड हेड होता है, उसके नीचे सारा काम करता रहता है। जैसे देश में, भारत में देखेंगे तो माइंड हेड कौन है, राष्ट्रपति, उसके नीचे सब काम करते हैं। प्रधानमंत्री हो जाए, जो भी मंत्री हो जाए, या जो भी सरकार का या प्रशासनिक इकाई हो जाए, हो जाएगा। तो हम ये देखेंगे तो सबसे पुराना तो लिच्छवी गणतंत्र हो जाएगा। लेकिन आधुनिक समय में, मॉडर्न युग में हम पुराना देखेंगे तो अमेरिका का संविधान सबसे पुराना है। ये कहाँ से हुआ था, अमेरिका से हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए कैबिनेट मिशन से क्या है, भारत में कैबिनेट 1946 यहाँ आया कब था, 24 मार्च को। भारत में 24 मार्च 1946 को आंतरिक सरकार, इसको यहाँ से हटा दीजिए, वो गलत यहाँ हो जाएगा। भारत में 1946 में आंतरिक सरकार किस योजना के तहत बनी थी। आंतरिक सरकार किस योजना के तहत बनी थी, ये बनी थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। किस योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन भारत में आया कब था, यह आया था 24 मार्च 1946 को आया था। इसमें कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कितना सदस्य थे, 3 सदस्य थे। तो कौन कौन थे, 3 सदस्य थे। एक थे अलेक्जेंडर, एक थे क्रिप्स, और एक थे लॉरेंस। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ कंसेप्ट घुसा है, तो आप इसको गौर से थोड़ा देखिएगा। क्या बोल रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे स्वतंत्र भारत, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, या स्वतंत्र हो गया उसके बाद गवर्नर जनरल था, वो कौन था। ये हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है ना, इसी में ऐड कर देगा भारतीय, मतलब कि गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, तो हटेंगे तो कौन बनेंगे, भारतीय बनेंगे। तो उसमें भारतीय बोल देता है कि भारत स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल
ये हो जाता सी राजगोपालचारी। ये प्रथम, ये आखिरी भी होगा, क्योंकि सी राजगोपालचारी के बाद ये गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं स्वतंत्र भारत का प्रथम और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल कौन बोलेंगे, तो हम सी राजगोपालचारी को जा सकते हैं, क्योंकि पहले बना और ये पद ही खत्म हो गया, तो आखिरी भी ये हो जाएगा। यदि भारतीय नहीं रहेगा तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद कौन बना था, तो लॉर्ड माउंटबेटन बना था। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। चलिए, क्या बोला है, भारतीय जनसंघ की संस्थापक कौन थे। देखिए इसका कहानी बहुत रोचक है। इसका संस्थापक से श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। देखिए भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ क्या है, भारतीय, देखिए यहां से आपको एक चीज को पता चलेगा, भारतीय जनसंघ, जनसंघ है, ये बना था 1951 में। कब बना था, 1951 में। भारतीय जनसंघ पर से ये बना जनता पार्टी, जनता पार्टी। कब बना, ये 1977 को बना। ठीक है, जनता पार्टी पर से बना भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। ये बना आपको 1980 को। इसको हम बीजेपी भी बोलते हैं क्या, बीजेपी। अब यहां से आपको पता हो जाएगा। देखिए बीजेपी बना कैसे बना, पहले था भारतीय जनसंघ, उस पर से हुआ भारतीय जनता पार्टी, उस पर से हुआ पहले भारतीय जनसंघ, उस पर से जनता पार्टी, उस पर से भारतीय जनता पार्टी। तो बीजेपी का ऐसे कन्वर्ट हुआ है। ये हो गया बीजेपी की स्थापना हो गया 1980 में, जनता पार्टी 1977 में, जनसंघ की 1951। ठीक है, यहाँ की ये क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका संस्थापक कौन था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चलिए, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू दो पद रखे थे, प्रधानमंत्री भी रखे थे और विदेशी मामला को भी वो सल्टाते थे। बहुत मतलब कि सिचुएशन के अनुसार से, टाइम के अनुसार से बहुत योग्य प्रधानमंत्री थे। अभी के समय एक कंट्रोवर्सी हो जाता है, वो तो राजनीतिक दल का एक मुद्दा रहता है कि ये काम किया न किया, लेकिन जिस समय देश आजाद हुआ, जितना सिचुएशन था, जिस स्थिति में अंग्रेज छोड़ के गया था, उस स्थिति को देखते हुए वो काफी अच्छा काम किया है। अपना आंतरिक मामला और विदेशी मामला दोनों में बहुत 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 काफी अच्छा काम किए थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसका आंसर हो जाएंगे सी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। अब बताइए राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं सर। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। यह मेरे आंसर नंबर सी। कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 89 में यह कहा गया है कि राज्यसभा के सभापति कौन बनेंगे, जो भारत के उपराष्ट्रपति रहेंगे वो भारत के सभापति बनेंगे। इसका आंसर नंबर हो जाएंगे बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आप सबको पता होंगे कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया। ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। बन के तैयार कब हो गया था, तो बन के तैयार हुआ था कितना 26 नवंबर में जी, 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी। इसका कुछ कारण था, वो हम आगे सब देखते चलेंगे, उसका हम डिटेल हम करेंगे क्या कारण। उस समय भी कुछ नियम लागू, संविधान लागू किया था अनुच्छेद, वहां की पूरा विस्तार क्या बोल रहा है। 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी।
ये बोला है गांधी जी 1930 में कौन सा आंदोलन की शुरुआत किया था, ठीक है। तो क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 में जब नमक सत्याग्रह आंदोलन खत्म करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू करते हैं, ये हो जाएगा 1930 में, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में चालू हुआ था। स्वराज आंदोलन ये 1905 में चालू हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में, 1922 तक चला था। इसका आंसर आपको कौन हो जाएगा, आंसर नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति थे। उसके बाद वो राष्ट्रपति बने भी थे, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति दोनों बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। देखिए भारत का पहला आम चुनाव 1951 से 52 तक चला था, मतलब कि चुनाव कराने में 1 साल लग गया था। 1 साल क्यों लग गया था कि उस समय इतना आधुनिक संसाधन की कमी था, जागरूकता की कमी था, व्यवस्था की कमी था, बैलेट पेपर पर वोटिंग होता था, हाथ से गिनना पड़ता, तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा। आज तो देखो कि 10 से 15 दिन में चुनाव को सल्टिया देता है, एक दिन में काउंटिंग पूरा देश को कर देता है, ठीक है। ये बोल रहा है कि पहला हो जाएगा 1952 और द्वितीय आम चुनाव, इसमें आप 5 साल ऐड कर दीजिए। 5 साल ऐड करने कब होगा, 1957, आंसर नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान निर्माता, भारत के संविधान निर्माता किसे कहते हैं। तो जब संविधान बन रहा था, निर्माण कर रहा था, उसको निर्माता हम किसको कहेंगे, ये हम कहेंगे संविधान सभा को। संविधान सभा में बहुत सारा मेंबर थे, कितना मेंबर थे आप बताइए, हमने बताए थे संविधान निर्माण में कितना सदस्य थे, वो आपको भारतीय संविधान सभा को यह कहा जाता है। नंबर थे 389। फिर लास्ट में पाकिस्तान साइड हो गया, 1947 के बाद साइड होंगे तो कितना बचेंगे, 299। नेक्स्ट क्वेश्चन मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था आपको 1906 में। कब हुआ था, 1906 में। इसका अध्यक्ष कौन बना था, इसका अध्यक्ष बनेंगे आगा खान, ठीक है ना। और इसका आपका चलिए इसका ऑफिस कहाँ था, तो ढाका, उसका मुख्यालय ढाका, ढाका जो अभी बांग्लादेश में है, जो भी कहाँ है, बांग्लादेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1885 में 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुआ थी, आपको पता होगा, कांग्रेस का। कांग्रेस कहाँ है, भारतीय कांग्रेस का स्थापना कौन किया था, ई.ओ. ह्यूम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगे। चलिए पहली लोकसभा चुनाव कब हुआ था, 1952 में। कितना सीट पर हुआ था, ये होगा 489 सीट पे पहले आम सभा चुनाव हुआ था, और कांग्रेस बहुमत के साथ बन करके प्रधानमंत्री बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्था क्या बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था। कौन किया था, ई.ओ. ह्यूम किया था, आंसर नंबर डी। हो गया आगे किसका, देखिए अब ये बताए थे ई.ओ. ह्यूम अंग्रेज जो किसका स्थापना किया था, तो भारतीय कांग्रेस का है, आंसर नंबर ए, कांग्रेस का स्थापना किया था 1885 में। क्या है क्वेश्चन, समाजवादी पार्टी के संस्थापक किसके नेतृत्व में हुआ था,
समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ था? ये हुआ था जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के स्थापना हुआ। आंसर नंबर ए। चलिए 27 क्या है? पंचशील समझौता। आप सब बताइए पंचशील समझौता किस किस के बीच में हुआ था? तो पंचशील समझौता आपको भारत और चीन के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? भारत और चीन के बीच में हुआ था। ठीक है, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1954 7 साल के लिए हुआ था। तो कब तक चलेगा? 1961 तक चला था। इसके बाद 62 में हमला, मतलब कि चीन भारत पे हमला कर दिया था। ठीक है ना, आक्रमण कर दिया था। तो पंचशील समझौता इसमें 5 बिंदु पे चर्चा किया हुआ था। ठीक है ना, कब हुआ था? 1954 में हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इसका स्थापना कब हुआ था? 1961 में। पहले गुट निरपेक्ष बताइए क्या होता है? जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो पूरा दुनिया 2 भागों में बट गया था। एक पहली दुनिया, एक दूसरी दुनिया। पहली दुनिया के नेतृत्व अमेरिका कर रहे थे और दूसरी दुनिया के रूस कर रहे थे। ठीक है, अमेरिका पूंजीवादी थे, रूस समाजवादी थे, ये दोनों कर रहे थे। और दोनों के युद्ध में न अमेरिका कभी रूस पे कुछ किया, न रूस कभी अमेरिका को किया। उसके बाद जो छोटा मोटा देश था वो पिसा रहा था। तो इसी के चलते तो भारत क्या करेंगे? तो भारत न रूस के फेवर में थे, न अमेरिका के फेवर में थे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने एक संस्थापना किया था गुट निरपेक्ष का। ये दोनों से हट के एक अलग तीसरी दुनिया किया। ठीक है ना, ये 1961 में। तो गुट निरपेक्ष वो 5 देश मिलकर उस समय गुट निरपेक्ष की स्थापना किए थे। 5 देश कौन कौन हो जाएंगे? एक होंगे भारत, एक होंगे घाना, एक हो गया मिस्र, एक हो गया इंडोनेशिया, एक हो गया यूगोस्लोविया, ये 5 देश मिलकर उसमें गुट निरपेक्ष के स्थापना किए थे। ठीक है, तो उसका कहाँ किए थे? यूगोस्लोविया के बेलग्राम। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, बेलग्राम में मीटिंग किए हुए थे, वहां पे गुट निरपेक्ष का एक अवधारणा दिए हुए थे। चलिए इसका आंसर नंबर ये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1952 के चुनाव में भारतीय जनसंघ, जो भी वर्तमान में बीजेपी है, ठीक है ना, कितना सीट पर विजय हुआ था? उसको मतलब 3 सीट मिला था। कितना सीट मिला था? मात्र 3 सीट मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? एक दलीय प्रभुत्व संबंध, देखिए एक दलीय रहेगा ना, कोई भी देश में एक ही पार्टी रहेगा तो जनता के पास में ऑप्शन नहीं रहेगा। यदि वो पार्टी मतलब कि अच्छा काम नहीं भी कर रहे हैं, देश के विकास नहीं भी कर रहे हैं, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम दूसरा आदमी को चुने, उसी को वोट देना पड़ेगा। एक दलीय है तो वहां लोकतंत्र का कोई कंसेप्ट नहीं है। लोकतंत्र का एक ही अर्थ होता है कि जनता के पास ऑप्शन आना चाहिए, जनता को अपना इच्छा अनुसार से सरकार को चुनना चाहिए, नेता को चुनना चाहिए। लेकिन एक दलीय व्यवस्था में ये सब नहीं रहता है, जनता का कोई इच्छा ही नहीं रहता है, क्योंकि एक ही पार्टी है। हमको चलिए क्या करना है, एक दलीय में विकल्प के रूप में किसी भी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। सही बात है, विकल्प है ही नहीं, हम दूसरे पार्टी को चुनेंगे तो हम उसी को चुनना पड़ेगा। चलिए यही नंबर होगा, बाकी हमको इतना पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। चलिए ऑप्शन अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? ये थे EMS नंबूदिरीपाद। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्या है क्या?
साम्यवादी दल की स्थापना। साम्यवादी दल की स्थापना आपका किस वर्ष? इसका ऑप्शन नंबर तो कुछ सही नहीं लग रहा है कि सर इसका होगा। एक मिनट हमको देना, उसमें कुछ सस्पिशन लग रहा है। ठीक है। इसका होगा 1924 में साम्यवादी दल। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। क्या है साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य? क्या था साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य? था समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना करना। मरीज मजबूत किसान। मरीज मतलब क्या होता है का? रोगी, जिसको तबीयत खराब होता है, रोगी हम उसको बोल सकते हैं का रोगी। मरीज मजबूत किसानों को शोषण से मुक्त करना। पूंजीवादी को समाप्त करना। इसमें क्या पता है कि पूंजीवादी को पैसा लेकर के गरीबों में बांटना है, वो साम्यवादी का एक सिद्धांत है। ठीक है ना। और इसका सबसे बड़ा कंसेप्ट कौन दिया था? कार्ल मार्क्स दिया था कि पौधा वाला पैसा वाला से पैसा लो और गरीबों में पैसा बांटो। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। थैंक यू। भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, चलिए हम आपको बोल सकते हैं कि जब से बीजेपी है तो वो धर्म के बारे में ज्यादा बोलता है। हम हिंदुत्व को बढ़ोतरी देते हैं, धर्म को बढ़ोतरी देते हैं, ये हो जाएंगे। जब इसका पार्टी का बनने का मुख्य उद्देश्य यही था कि हिंदू धर्म एवं संस्कृति को रक्षा करना। उद्योग नहीं, अंग्रेजी शिक्षा नहीं, ये नहीं। इसका था ए नंबर ऑप्शन। भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। इसका आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो फिर से बनाएंगे। आप सब कमेंट में बताइएगा कि आपका क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार से था, तो कितना सही हुआ, क्या हुआ, आपको इससे कितना लाभ मिल पा रहा है। ठीक है, तो आप बताइएगा हमको। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। आपका कमेंट से हमको मोटिवेट मिलता है और हमको अच्छा लगता है कि यदि हम मेहनत कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहा है तो आपको हमको प्रेरणा देता है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।